हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्लास 10 की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 पार्ट 2। तो हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली हम लोग हैंड रिटन नोट्स कवर कर रहे हैं जितने भी चैप्टर्स के हैं। तो आप ये नोट्स को क्या कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, बट प्लीज़ राइट इट डाउन। आप लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे यूरोप में नेशनलिज्म इमर्ज होता है, लोगों में कैसे सेंटिमेंट्स इमर्ज होता है कि हमें अब बहुत दिन हम लोग रूल में रह लिए, अब हमें फ्रीडम चाहिए, एक लॉ चाहिए, एक जस्टिस चाहिए। तो ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19th century में नेशनलिज्म जो है वो इमर्ज होता है धीरे धीरे, और ये बहुत कुछ चेंजेस लाता है यूरोप में, जबकि उसको हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, सब तरीके से। The end result of these changes was the emergence of a nation state in a place of a multinational dynastic empire of Europe. जब नेशनलिज्म इमर्ज होता है और धीरे धीरे लोगों में सेंटिमेंट्स इमर्ज होने लगता है, ये पूरे यूरोप में फैल जाता है, और फिर क्या होता है, मोनार्की रूल ख़त्म हो जाता है, डायनेस्टिक रूल ख़त्म हो जाता है और नेशन स्टेट फॉर्म हो जाता है। The concept and the practice of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. ये जो कंसेप्ट था मॉडर्न स्टेट का, सेंट्रलाइज्ड पावर जो एक्सरसाइज हो रहा था, सॉवरेन कंट्रोल जो था, तो इस पे बहुत ज़्यादा पहले से ही चर्चा चल रही थी। डिफरेंट स्कॉलर्स आ रहे थे, रूसो आए और प्लेटो, एरिस्टोटल, सब ने अपना अपना कहा कि क्यों नेशन स्टेट इम्पॉर्टेंट है या क्यों नहीं है, क्यों डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, क्या रिपब्लिक सेट ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, क्या डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये एक टॉक था पहले से, और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस में आ गया, एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के बाद एक सेंट्रलाइज्ड पावर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेंट्रलाइज्ड पावर के इस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण जो था नेशन का मानना कि जो स्टेट रहेगा वो सॉवरेन रहेगा, सॉवरेन कंट्रोल। दूसरा, सॉवरेनिटी मीन्स क्या होता है, दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ आपके नेशन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। एक डिफाइंड टेरिटरी रहेगा सब नेशन स्टेट का। ये केवल एक डिफाइंड टेरिटरी एक नॉर्मल चीज़ नहीं होता, ये एक डेवलपिंग, एक प्रोग्रेस नेशन का निशानी होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ये एक डेवलपिंग पीरियड लाया यूरोप के लिए। But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its ruler, came to develop a sense of common identity and shared a history or descent. जब नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, इसमें केवल सिटीजन्स ही इन्वॉल्व नहीं हुए, डिफरेंट रूलर्स भी इन्वॉल्व हुए। एक कॉमन सेंस ऑफ यूनिटी हुआ, आइडेंटिटी हुआ कि नहीं, हमें एकता ज़रूरी है, हमें एकता में रहना होगा, यूनिटी में रहना होगा, हमें नेशन के लिए खड़ा होना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट। तो इसमें केवल सिटीजन्स का ही रोल नहीं रहा, रूलर्स का भी रोल रहा। This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through a struggle, through the actions of leaders and the common people. ये जो नेशन के लिए फाइट हुआ, नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, ये टाइम इमोमोरियल से नहीं हुआ, या ये कुछ सडन नहीं था। ये एक लंबे स्ट्रगल के बाद लोगों को नेशन स्टेट के बारे में पता चला। पहले एजुकेशन, लिटरेसी, ये सब प्रमोट किया गया, लोगों को पता चला। ये जो एजुकेशन था, लिबर्टी, इक्वलिटी, नेचुरल राइट्स के बारे में लोगों को पता चला। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग इमर्ज हुआ और लोगों ने फाइट किया। तो ये कुछ टाइम इमोमोरियल से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये सडन नहीं आया था, ये एक स्ट्रगल है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पे भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रगल था। गांधीयन एरा फेज पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे गांधी जी आए और उनका स्ट्रगल क्या रहा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब। तो वैसे यूरोप में भी एक स्ट्रगल रहा।
सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्यूटिस्ट कौन होता है? लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ अ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज. इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ अ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वॉज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव. ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहता है जिसमें कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं रहता. ये जो पावर रहता है ना, वो मोनार्कियल रहता है. जो किंग कह दिया वो सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है. एक मिलिट्री जो होता है वो सब किंग के अंदर होता है. एक मोनार्कियल रूल होता है, इसी को एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं. यूटोपियन क्या है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट. यूटोपियन सोसाइटी हम लोग हमेशा कहते हैं कि राम राज रहेगा. वी टुक एन एग्जाम्पल. सो इट इज सेड दैट इन दैट कोई भी क्राइम नहीं होगा. इज इट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड कि क्या कोई क्राइम नहीं हो? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन इट. ऐसा नहीं है, ये तो एक यूटोपियन ही सोसाइटी हो सकता है, एक तो विजन ही हो सकता है. तो वही विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट. ऐसा एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है, उसी को यूटोपियन सोसाइटी कहते हैं. प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट क्या होता है? अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. प्लेबिसाइट वह सिस्टम है जिसमें लोगों को कहा जाता है कि आप वोट कीजिए. सब लोग जो हैं रीजन के वो लोग वोट करते हैं एक मत पे. या तो वो एक्सेप्ट करते हैं या दो उनके पास ऑप्शन रहता है, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, और इसी को प्लेबिसाइट कहा जाता है. द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. तो नेशनलिज्म जो इमर्ज किया उसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंच में क्या रिवोल्यूशन आया, कैसे ये आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज किया फ्रेंच में. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. सबसे पहले यूरोप में नेशनलिज्म का जो इमर्जेंस हुआ वो सबसे पहले फ्रेंच में हुआ. और फ्रेंच में फ्रेंच रिवोल्यूशन जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म के फीलिंग को इमर्ज करने में. France was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. फ्रेंच जो था 1789 में एक मोनार्कियल रूल के अंदर था. मोनार्क थे, किंग थे, और उनका डिसीजन जो था वो फाइनल होता था. फ्रेंच रिवोल्यूशन gave way to the political constitutional changes that led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens. फ्रेंच रिवोल्यूशन जो था इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग इमर्ज हुआ. लोगों ने नेशन स्टेट का डिमांड किया और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुए. वो एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश किए. फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाया गया, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये सब बना. और जो ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी था, मतलब मोनार्कियल रूल से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स को दिया गया. मतलब बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अब जो फ्रेंच सिटीजन्स होंगे वो इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि उनको कौन रूल करेगा. द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. एक रिवोल्यूशन जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ ये प्रोक्लेम किया. ये इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो ये इसका सिग्निफिकेंस ये था कि पीपल को राइट मिला कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, ताकि उनके नेशन, उनके स्टेट को एक शेप मिल सके, एक डेस्टिनी मिल सके कि उनका जो नेशन स्टेट चाहता है वो पा सके. The French Revolutionary introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. French Revolution लाया गया इसीलिए ताकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों में इमर्ज हो पाए, एक फ्रेंच पीपल के नाते वो लोग खड़े हो पाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो लोग एक फ्रेंच पीपल की तरह खड़े हो पाए. द आइडिया ऑफ ला पेट्री, द फादरलैंड, एंड ली Citoyen, the citizen, emphasize the nation of an united community enjoying equal rights under a constitution. जैसे हम लोग फादरलैंड नहीं कहते हैं इंडिया को, वी से इट्स अ मदरलैंड, बट फ्रांस में फादरलैंड कहा जाता है. द आइडिया ऑफ ला पेट्री, द फादरलैंड, और ली सिटियन, द सिटीजन्स.
तो फ्रांस में कहा गया कि यह फादरलैंड है और ये लोगों का सिटीजन्स का लैंड है। एक ऐसा नोशन क्रिएट किया गया कम्युनिटी में, एक इक्वल राइट्स कि अगर हम नेशन स्टेट लाते हैं तो इक्वल राइट्स होगा लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सारे कम्युनिटी जो हैं वो यूनाइट होंगे, तो सब लोगों जो भी पास है वो इक्वली डिवाइडेड रहेगा, तो इन्जॉय कर पाएंगे। सम चेंजेस दैट अकर, जैसे ही नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है फ्रांस में, कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, लोग कम्युनिटी इंजॉय करने लगती है इक्वल राइट। अब क्या क्या चेंजेस आता है अकर करता है। अ न्यू फ्रांस फ्लैग दैट ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। फ्रांस में सबसे पहले जो ट्राई कलर फ्लैग था उसको चेंज किया जाता है। किसी भी नेशन स्टेट का आप देखिएगा कि उनका एक पेट्रियाटिक फीलिंग किससे इमर्ज होता है, फ्लैग से। हम भी इंडियन फ्लैग देखते तो हमारे में एक अलग जोश, एक अलग फीलिंग आता है, तो वैसे ही फ्रांस में भी यही था। तो वो लोग अपना पहले फ्लैग चेंज करते हैं। जो पहले फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन, ट्राई कलर चोज होता है, और जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको चेंज कर दिया जाता है। The Estate General was elected by the body of active citizens and renamed the nationals. Estate General चूज किया जाता है, सिटीजन्स जो थे वो वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो उनके नेशन को रूल करेंगे। असेंबली का फॉर्मेशन होता है, असेंबली का फॉर्मेशन होता है ताकि वहाँ पर जो भी लोगों का प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वो डिस्कस हो पाए। न्यू हिम्स कंपोज होता है, ओथ्स लिया जाता है लीडर्स के द्वारा, मार्टियर्स कमेंट्रेटेड ऑल द नेम्स ऑफ द नेशंस, जो नेशंस का नेम था जो वो लिया जाता है, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं सब एक ओथ लेते हैं। A centralized administration system was put in a place and it formulated uniform laws for all the citizens within its territory. एक centralized administration का setup होता है। Decentralization क्या होता है, पावर एक के पास नहीं रहता है, डिफरेंट लोगों के पास रहता है। Centralization क्या रहता है, एक के पास रहता है। तो centralized administration system हो गया था फॉर्मुलेट, यूनिफॉर्म लॉ हो गया था। यूनिफॉर्म लॉ मतलब सब के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, वेदर यू आर मेल यू आर फीमेल, सब के लिए एक लॉ रहेगा। इंटरनल कस्टम, ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। पहले क्या था, एक इंटरनल कस्टम चलता था ड्यूटीज़ का, ड्यूज़ का, कि आप ये ड्यूटीज़ कीजिएगा तो आपको ये पैसा नहीं लगेगा, ये टाइप का था। बट ये सब अब अबॉलिश हो गया था और एक यूनिफॉर्म सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया था, वेट, मेजर्स, ये सब आ गया था। रीजनल डायलेक्ट were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation. French Revolution का एक बहुत important change जो आया वो था कि जो लोगों का लैंग्वेज था फ्रेंच, वो लाया गया, वो उन लोगों का नेशनल डायलेक्ट बना। और रिटन इन पेरिस द रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बना। इम्पैक्ट क्या हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे इम्पैक्ट किया अदर यूरोपियन नेशंस को, क्योंकि फ्रेंच में तो लोग फाइट किए और अपना कंट्री में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किए, इलेक्शन हुआ, असेंबली फॉर्मुलेशन हुआ, सिटीजन्स को पहली बार राइट मिला कि वो वोट कर पाए। तो ये इम्पैक्ट किया दूसरे नेशन स्टेट्स को, यूरोपियन नेशंस को भी, जो अभी तक नेशन स्टेट में नहीं आया था, अभी भी वहाँ पर मोनार्कियल रूल था या डायनेस्टिक रूल था। तो उन लोगों को में भी अब ये नेशनलिज्म का फीलिंग इमर्ज हुआ। तो क्या क्या इम्पैक्ट हुआ हम लोग ये देखेंगे। When the news of the events in the French reached the different cities of Europe, students and the other members of educated middle class began a setting of a Jacobean club. जैसे ही फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में लोगों को पता चला, दूसरे यूरोपियन सिटीज़ को पता चला कि फ्रेंच जो है अब एक नेशन स्टेट फॉर्म कर लिया, वहाँ पर इलेक्शन होगा, तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास तक पहुँचा बात, और उन्होंने एक जैकोबियन क्लब का एस्टैब्लिशमेंट कर लिया। Their activities and campaign prepared way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. तो जैकोबियन क्लब का मेन काम क्या था, ये लोग डिफरेंट कैंपेन करना स्टार्ट किए फॉर द फ्रेंच आर्मी, होलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में जाके, इटली में जाके 1790s में।
In 1797, Napoleon invaded Italy and Napoleonic War began. अब क्या हुआ, क्योंकि अब नेशन स्टेट का डिमांड दूसरे कंट्रीज़ में भी स्टार्ट हो गया था, दूसरे स्टेट्स में भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन 1797 में क्या होता है कि नेपोलियन इन्वेड कर देता है इटली को और नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हो जाता है 1797 में। A wide territory came under the Napoleon control and introduced many of the reforms that he already had introduced in the France. तो फ्रांस का हेल्प, नेपोलियन कौन थे? फ्रेंच थे। अब क्योंकि यूरोपियन के अदर सिटीज़ में ये बात फैल चुकी थी कि फ्रेंच में अब क्या है कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ जो थे वो भी चाहते थे कि हम भी नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करें, तो डिफरेंट कंट्रीज़ ने ये फ्रेंच आर्मीज़ का हेल्प लेने लगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने लगे अपने अपने स्टेट में, जैसे कि होलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में। ऐसे ही इटली में क्या किया गया, नेपोलियंस जो फ्रेंच आर्मीज़ के हेल्प के साथ नेपोलियन क्या करते हैं, इन्वेड कर देते हैं, इटली के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और वहाँ पर फ्रेंच के जैसे फ्रांस में एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया था, वैसे इटली में नेशन स्टेट का रिफॉर्म्स लाया जाता है। दैट ही हैड ऑलरेडी, जो नेपोलियंस थे वो फ्रांस में रूलर्स थे, तो जैसे नेपोलियन ने फ्रांस में चेंजेस लाया, नेशन स्टेट का रिफॉर्म्स लाया, वैसे ही अब वो इटली में रिफॉर्म्स ले आते हैं। Although Napoleon had destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. भले ही ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन जो है वो डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से नहीं निभा पाए, वो डिस्ट्रॉय कर दिए फ्रांस में, बट उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड बहुत अच्छा था, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से रन किया, इनकॉर्पोरेट किया अपना एडमिनिस्ट्रेशन को, और वैसे ही वो इटली को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अ सिविल कोड ऑफ 1804, यूरोपियन रिवोल्यूशन, यूरोप में नेशनलिज्म का फीलिंग इमर्ज हुआ। सबसे पहले हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन देखे, उसके बाद हम लोग इटली का देखे, अब हम लोग देख रहे हैं सिविल कोड ऑफ 1804। The Civil Code of 1804, usually known as a Napoleonic Code, ये मेनली नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है, removed all the privileges based on the birth, established equality before the law and secured the right to property. This code was extended to the regions under the French control. अब सिविल कंट्रोल जो है वो सिविल कोड जो है वो लाया जाता है 1804 में नेपोलियंस के द्वारा। नेपोलियंस जो है वो फ्रांस में रूल कर रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को हेल्प किया अपना इंडिपेंडेंस लाने में, जैसे कि इटली में और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में। वहाँ पर उन्होंने सिविल कोड को लाया। सिविल कोड एक ऐसा कोड था जहाँ आप किसी भी कास्ट के रिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ, कास्ट, इक्वालिटी, एक इक्वालिटी जो होता है लोगों में वो लाया गया सिविल कोड के द्वारा। आप लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ जो है वो सुप्रीम है। एक इस टाइप के लॉ का स्टैब्लिशमेंट किया गया। In the Dutch Republic, in the Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and manorial dues. डच रिपब्लिक में जैसे कि जो कंट्रीज़ थे स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, यहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम हो गया था, फ्यूडल सिस्टम था, ये सब चीज़ को वो अबॉलिश कर देते हैं और नेपोलियन एक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं वहाँ पे। इन द टाउन्स गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो टाउन्स थे, गिल्ड्स थे, वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो नेपोलियन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, पेजेंट्स, आर्टिशन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। क्योंकि अब फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ को भी फ्रीडम मिल गया था, नेपोलियन ने हेल्प किया, नेपोलियनिक कोड स्टैब्लिश हो गया, इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा था और डिफरेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो और एडवांस किया, उन्होंने इम्प्रूव किया। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करते हैं, पेजेंट्स को हेल्प होता है, तो पेजेंट्स, आर्टिशन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस enjoyed a new found freedom. Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures and common national currencies would facilitate the movement of exchange of goods and capital from one region to another. तो बिजनेसमैन
जो थे फ्रांस में या डिफरेंट कंट्रीज़ में, इटली में, स्विट्ज़रलैंड में, तो उन लोगों को, वो जो बिजनेसमैन थे या स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे जो गुड सेल करते थे, उनके लिए भी उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ लाया, एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम लाया कि 2500 ग्राम 250 ग्राम इतना होता है, 100 ग्राम इतना होता है, 1 kg इतना होता है, क्या दाम रहेगा सबका। एक नेशनल करेंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। In many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the initial enthusiasm soon turned into hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे कि होलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, डिफरेंट सिटीज़ में, ब्रूसेल में, मेनेज में, मिलन में, वॉर्सेल में, अच्छे से जो फ्रांस कोड था, ये नेपोलियनिक कोड था, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। द इनिशियल एंथुजियाज्म टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। जो एंथुजियाज्म उन लोग में इवोल्व हुआ था वो तुरंत हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अब क्लियर हो गया था दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड। और ये अब क्लियर था कि जो नेपोलियनिक कोड स्टैब्लिश किया गया था नेपोलियंस के द्वारा या डिफरेंट रिफॉर्म्स लाया गया, वो हैंड इन हैंड अब नहीं जा रहा था। इंक्रीज टैक्सेंटेशन, सेंसरशिप, फोर्स द conscriptions into French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. बहुत ज़्यादा टैक्सेंटेशन इंक्रीज़ कर दिया गया, सेंसरशिप इंक्रीज़ हो गया, कॉन्स्क्रिप्शंस, तो फ्रेंच आर्मीज़ क्या करने लगी, कॉन्क्वेस्ट करने लगी। जितने भी यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ थे वहाँ पर भी जाके वो सिटीज़ को कैप्चर करने लगी। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। During the mid-8th century, there were no nation state in Europe as we see today. Mid-8th century में ऐसा नेशन स्टेट का नाम ही नहीं था यूरोप में, जो आज हम लोग देखते हैं वैसा कुछ था ही नहीं मिड 18th सेंचुरी में। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड जो था वो डिवाइडेड था, किंगडम था वहाँ, डुचीज था, कैंटन्स था, रूलर्स थे, डिफरेंट ऑटोनमस टेरिटरीज थी वहाँ पर। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल विदिन वेयर द डाइवर्स पीपल लिव्ड हु डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। यूरोप जो था ईस्टर्न सेंट्रल में डिवाइडेड था। ईस्टर्न पीपल का अपना कल्चर था, सेंट्रल पीपल का अपना कल्चर था, एक यूनिटी नहीं दिखता था, एक कॉमन कल्चर नहीं दिख पा रहा था। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। जितने भी, वेदर इट वॉज ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोपियन नेशंस, सबका अपना अपना लैंग्वेज था, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स था, एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं था उनका। For example, the Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary was included in the Alpine region. The Talar Austria and the Sudeten as well as the Bohemian, where the aristocracy was predominantly German speaking. तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट यूरोपियन एम्पायर्स में, डिफरेंट उस समय क्योंकि एम्पायर्स था, नेशन स्टेट था नहीं, तो उन लोगों का अपना ही लैंग्वेज था। लोग एथनिसिटी, डिफरेंट एथनिसिटी या डिफरेंट लैंग्वेज था, लिंग्विस्टिक कल्चर अलग था, तो ऑफ कोर्स वो लोग एक यूनिटी नहीं था उनमें। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मंगयार वाइल अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट। हंगरी में आप देख लीजिए कि कुछ पॉपुलेशन जो था वो मंगयार लैंग्वेज स्पोक करता था और कुछ अलग डायलेक्ट स्पोक करता था। तो लैंग्वेज अलग होता है तो लोगों का थिंकिंग, कल्चर प्रोसेस भी अलग होता है। जैसे कि आप इंडिया में ही ले लीजिए, हमारा कल्चर क्या है, डाइवर्स है, बट पीपल का, क्योंकि हमारा कल्चर डाइवर्स है तो लोगों का थिंकिंग भी अलग है, कल्चर अलग है हम लोगों का। तो The difference did not easily promote a sense of political unity, क्योंकि लोगों का अलग कल्चर था, अलग एथनिसिटी था, लिंग्विस्टिक अलग था, तो एक पॉलिटिकल यूनिटी में लाना काफ़ी हार्ड था। The aristocracy and the new middle class. यूरोप में एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास का जो इमर्जेंस था या क्या था, ये अब हम लोग देखेंगे। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी was a social and political dominant class on the continent. It was numerically a small group. लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे वो डोमिनेट करते थे उस क्लास को, और वो क्या करते थे, ये मेनली स्मॉल ग्रुप में था, वो काफ़ी बड़ा नहीं था, एक स्मॉल ग्रुप में ही था, और ये लोग लैंड पे कंट्रोल करते थे, पॉलिटिकली डोमिनेट करते थे। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते थे, हैड कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट
cut across regional divisions, owned estates in the countrysides and also townhouses, spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. एरिस्टोक्रेट्स वैसे लोग होते थे। तो एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? एरिस्टोक्रेट्स वैसे लोग थे जो कंट्री साइड्स में रहते थे, टाउन्स में उनका हाउसेस होता था, वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और उनका अच्छा फैमिली टाइज भी होता था। Peasants formed the bulk of the population. To the west, to the bulk of the land was formed by the tenants and small owners, while in the eastern and central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. पेजेंट्स जो थे वो बहुत बल्क में थे यूरोप में और वो बहुत डोमिनेट भी करते थे टू द वेस्ट। द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय द टेनेंट्स, और जो सबसे ज़्यादा लैंड जिनके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था वो था टेनेंट्स के द्वारा, जो स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे उनके द्वारा। ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में हम लोग देखते हैं कि लैंड होल्डिंग पैटर्न्स जो था वो था, और लोग जो थे वो कल्टिवेट करते थे क्रॉप्स को। In western and the parts of the central Europe, due to the growth of industrial production, the trade and towns, commercial classes emerged. वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल क्लास का इमर्जेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होने लगा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of German state it occurred only during the 19th century. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, बट फ्रांस जर्मन स्टेट्स में ये लेट 90s या मिडिल सेकेंड 90s में या ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट होता है। तो इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड, डिफरेंट सोशल ग्रुप का इमर्जेंस होता है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। वर्किंग क्लास ऑफ पॉपुलेशन, मिडिल क्लास मेड अप इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो नंबर था ये छोटा था, बट लेट 19th सेंचुरी में ये धीरे धीरे बड़ा भी हुआ और कुछ का संख्या कमते भी गया, जैसे कि फार्मर्स जो थे वो कमते गए और जो ट्रेडर्स थे वो बढ़ते गए। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी following the abolition of aristocratic privileges gained the popularity. मेनली एजुकेटेड लिबरल और मिडिल क्लास में था कि जो नेशनल यूनिटी था वो अब इमर्ज हो गया था, और अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रूल मतलब जो मोनार्कियल रूल था उसके अगेंस्ट लोग जो है वो खड़ा होने लगे थे। तो अब व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।